हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश सर। आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल सुपर एजुकेशन एंड कॉमेडी शिक्षक पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ मैथ्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हम वास्तविक संख्याएं का बेसिक कंसेप्ट जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को सीखे थे। अब एग्जाम्पल 1 भी किए थे, आज हम हल करेंगे एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 2 और 3, 4 हल करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख लें। जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, मान लो कोई भी धनात्मक पूर्णांक BQ प्लस आर के रूप में होता है। तो मान लीजिए हम कोई भी मान लीजिए संख्या 2 हो गई, 2q प्लस 1, 2q प्लस 2, 2q प्लस 3, 2q प्लस 4। अब हमारे पास जो धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक की बात कर लें, धनात्मक पूर्णांक की बात कर लें। पूर्णांक वो है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 डॉट डॉट प्लस माइनस इन्फिनिट। अनंत तक होते कोई पूर्णांक 0 से कोई भी पूर्णांक 0 से प्लस इन्फिनिट और प्लस माइनस इन्फिनिट तक होता है। अब इस पूर्णांक को मान लीजिए Q कोई पूर्णांक है आपका, Q एक पूर्णांक है, Q एक पूर्णांक है। अब यदि हम Q इक्वल 0 रखें तो एक और ले लें यहाँ पे 2q। यदि q इक्वल 0 रखें तो इसमें यदि 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 1 2 3 4। यदि हम q इक्वल 1 ले लें तो 2 1 जा 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 1 3, 2 1 कम 2 2 4, 2 1 कम 2 3 5, 2 1 कम 2 4 2 6। यदि q इक्वल हम 2 ले लें तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 6, 2 दूनी 4 3 7, 2 दूनी 4 4 8। इसको बताने का मतलब ये है कि यदि किसी भी पूर्णांक में हम यदि सम संख्या मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, सम संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी पूर्णांक में, तो हमें सम संख्या ही मिलेगी। यदि किसी भी पूर्णांक में यदि हम सम संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें विषम संख्या ऐड करते हैं, जैसे 1 ऐड किया, 3 ऐड किया, 4 ऐड किया, तो हमें इसमें देख लो विषम ही संख्या मिल रही है, विषम संख्या मिल रही है। तो किसी भी पूर्णांक में यदि हम फिर से एक बार किसी भी पूर्णांक में हम यदि सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं और सम संख्या को ऐड करते हैं, किसी भी पूर्णांक में यदि हम सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, सम संख्या से गुणा करते हैं और सम संख्या को ही जोड़ते हैं, तो हमें जो मिलता है वो सम संख्या मिलता है।
अरे किसी भी संख्या में, किसी भी पूर्णांक में यदि हम सम संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और विषम संख्या को जोड़ रहे हैं तो हमें विषम संख्या मिलती है। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। फिर से एक बार, किसी भी पूर्णांक में यदि हम सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे और सम संख्या को प्लस करेंगे, सम संख्या से मल्टीप्लाई करके सम संख्या को प्लस करेंगे तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। और किसी भी पूर्णांक में यदि हम विषम संख्या को सम संख्या को मल्टीप्लाई करके उसमें विषम संख्या को ऐड कर रहे हैं तो हमें विषम संख्या मिलेगी। चलिए आप एग्जाम्पल 2, चलिए उदाहरण नंबर 2 देख रहे हैं हम। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब यहाँ दर्शाना क्या है, सिद्धि क्या करना है कि धनात्मक पूर्णांक, जो धनात्मक पूर्णांक कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो वो 2q और 2q प्लस 1 के रूप का होता है, हमें दिखाना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, इसलिए हम मान लीजिए हल माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक a है तथा माना धनात्मक पूर्णांक a है तथा अब ये 2q के रूप में होता है तो a को हम इस तरह लिख सकते हैं bq प्लस r के रूप में लिख सकते हैं, तो 2 के रूप में। तो ये b हमारा क्या है, यहाँ पे 2 है। यदि हम 0 यहाँ पे प्लस करेंगे तो b क्या हमारी है 2 है तथा b इक्वल क्या हो गया 2। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, यदि हमें a और b दिया रहे तो a हमेशा बड़ा होता है b से, a हमेशा बड़ा होता है b से, इसलिए a बड़ा होगा 2 से, है ना। इसलिए ये हो जाएगा a बराबर 2q प्लस r, जहाँ q एक पूर्णांक है, जहाँ q एक पूर्णांक, जहाँ q एक पूर्णांक है। अब इस रूप का हो जाएगा हमारा ये। अब क्योंकि जो हमारा 0 होता है वो r से छोटा या बराबर होता है, r जो होता है 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। और r जो है b से बड़ा होगा, इसलिए जब b से बड़ा होगा, r जो है b से बड़ा होगा तो संभावित, इसलिए संभावित शेषफल जो होगा आपका, संभावित शेषफल, यदि आपका a और ये 2 है तो 2 जो r होगा आपका तो 2 से छोटा होगा, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 नहीं हो सकता, 2 से छोटा हो सकता है, 0 और 1 हो सकता है। तो 0 शेषफल r जो है आपका 0 या 1 होगा। जब 0 और 1 होगा तो यदि हम इस a को लिखेंगे, यदि यहाँ 1 लिखेंगे तो a यहाँ a संख्याओं यदि 0 को ऐड करेंगे तो 0 में से ऐड होगा 2q में, तो 2q हो जाएगा 2q। और यदि 1 करेंगे और 2
क्यू प्लस 1 के रूप का हो सकता है, हो सकता है। ये संख्या है 2q के भी रूप का हो सकता है और 2q प्लस 1 के रूप का भी हो सकता है। अब यहाँ पे बताइए 2q है, यदि इसमें कोई हम ये सम संख्या है, इसमें कोई सम संख्या में यदि ऐड करें, कोई भी किसी भी पूर्णांक में यदि हम सम संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सम संख्या है। इसलिए ये क्या है? क्योंकि a बराबर 2q है तो यह सम पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक है। क्योंकि किसी भी पूर्णांक में यदि हम सम संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो सम संख्या होती है। साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक तथा विषम हो सकता है, ये संख्याओं 2q प्लस 1 के रूप का हो सकता है। यदि a 2q है तो सम पूर्णांक है, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम या विषम हो सकता है। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होगा। ये इसका आंसर है। एक बार फिर से, माना धनात्मक पूर्णांक a तथा b बराबर 2 है। इक्वल विभाजन प्रमेय क्या कहती है? यदि a बड़ा होता है b से तो a बड़ा होगा 2 से, क्योंकि b बराबर 2 है। ये आएगा आपका a बराबर 2q प्लस r, जहाँ q एक पूर्णांक है। अब क्योंकि 0 इज लेस देन या इक्वल टू r इज लेस देन b, 0 जो है r के बराबर या r से छोटा होता है, यानी शेषफल के बराबर या शेषफल से छोटा होता है, लेकिन शेषफल जो होता है वो b से हमेशा छोटा होता है। इसलिए संभावित शेषफल क्या हो सकता है? ये b है, इससे हमेशा r जो होगा छोटा होगा, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 तो हो ही नहीं सकता। इसलिए 0 और 1 हो सकता है, 0 और 1 हो सकता है। यहाँ a संख्याओं, यदि a को हम इसमें इस संख्या में लिखेंगे तो यहाँ पे 0 यदि प्लस करेंगे तो 2q और 2q प्लस 1 के रूप का हो सकता है। यदि a बराबर 2q है तो यह सम पूर्णांक है, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 का होगा। चलो, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, उदाहरण नंबर 3 है आपका। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। इसमें भी हमें क्या करना है? हमें दिखाना है, सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यदि कोई भी पूर्णांक में यदि हम विषम संख्या को यदि मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस किसी भी पूर्णांक में यदि हम सम संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें विषम संख्या ऐड करते हैं तो हमें जो मिलता है वो विषम संख्या मिलती है।
तो ये 4q + 1 4q + 3 के रूप का ही होगा। तो चलिए चलो हल करते हैं इसको। हल यहाँ पे कोई धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं दिया, मान लेते हैं माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है तथा b बराबर 4 है। b बराबर 4 है। b बराबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है? a हमेशा बड़ा होता है b से, यानी 4 से। इसलिए a बराबर हो जाएगा 4q + r, जहां q एक पूर्णांक है। q एक पूर्णांक है। अब क्योंकि 0 जो होता है वो शेषफल के बराबर या शेषफल से छोटा होता है, और शेषफल जो होता है वो हमेशा भाजक से यानी b से छोटा होता है। इसलिए संभावित शेषफल यदि हम a को डिवाइड करें 4 से, तो जो r हमें मिलेगा तो 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है और 3 मिल सकता है, 4 हो नहीं सकता। तो शेषफल r बराबर 0, 1, 2 और 3 हो सकता है। 3 हो सकता है। अब यदि यहाँ a संख्याओं, अब इसकी मदद से हम a को लिख सकते हैं। तो a संख्याओं, यदि हम इसमें 0 ऐड करते हैं तो 4q, और यदि हम 1 ऐड करते हैं तो 4q + 1, यदि हम 2 ऐड करते हैं तो 4q + 2, और 3 ऐड करते हैं तो 4q + 3 के रूप का हो सकता है। के रूप का हो सकता है। रूप का हो सकता है ना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो 4q है, 4q + 2, तो किसी भी पूर्णांक में यदि हम सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें सम संख्या को ही ऐड करते हैं तो सम संख्या ही आती है, और यदि किसी पूर्णांक में यदि हम सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं और विषम संख्या ऐड करते हैं तो विषम संख्या आती है। तो 4q तो सम संख्या हो गई, ये विषम हो गई, ये भी तुम्हारी आपकी सम हो गई और ये विषम हो गई। तो क्योंकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है,
इसलिए यह 2q 4q और 4q + 2 के रूप का नहीं हो सकता, 2 के रूप का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये सभी दोषी विभाज्य हैं, क्योंकि ये सभी दो से विभाज्य हैं, दो से विभाज्य हैं। जब ये दो से विभाज्य हैं, जब 4q और 4q + 2 के रूप का नहीं हो सकता, इसलिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जब ये 4q और 4q + 2 का नहीं हो सकता, तो 4q + 1 4q + 3 के रूप का होगा, 4q + 1 और 4q + 3 के रूप का होता है ना। ये इसका आंसर हो गया, मैंने समझा दिया, सिद्ध कर दिया। Hence proved। ठीक है, माना यहाँ पे कोई धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं दिया है, माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है तथा b = 4, क्योंकि bq + r होता है तो b = 4 है। इक्विटी व्यवहार प्रमेय क्या कहती है? a बड़ा होता है b से, तो a में यदि हम b का भाग देंगे तो a = 4q + r के रूप में हो सकता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब क्योंकि 0 हमेशा शेषफल से बराबर या छोटा होता है और शेषफल जो होता है भाजक से हमेशा छोटा होता है, इसलिए इसके संभावित जो शेषफल हो जाएंगे आपके, तो जब भाजक से छोटा होगा तो 0 हो सकता है शेषफल, 0 छोटा नहीं हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 तो हो नहीं सकता। ये समझ में आया? अब यहाँ ये संख्याओं यदि हम इसमें 0 ऐड करते तो 4q के रूप में हो जाएगा ये, और यदि 1 ऐड करते तो 4q + 1 के रूप में हो जाएगा ये, यदि हम 2 ऐड करते हैं तो 4q + 2 के रूप में हो जाएगा, यदि हम 3 ऐड करते हैं तो 4q + 3 के रूप का होता है। अब क्योंकि ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो मैंने पहले बताया था बेसिक में कि किसी भी पूर्णांक में यदि सम संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें सम संख्या को ऐड करते हैं तो हमें सम संख्या ही मिलती है, और किसी भी पूर्णांक में यदि सम संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं और विषम संख्या को ऐड करते हैं तो हमें विषम संख्या मिलती है। यहाँ पे सम संख्या का मल्टीप्लाई है 4q और सम संख्या ही मिलेगी हमें, यहाँ पे सम संख्या का मल्टीप्लाई है 4q + 2 तो हमें सम संख्या मिलेगी, लेकिन यहाँ पे हमें विषम मिलेगी और यहाँ पे भी हमें विषम मिलेगी। तो क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए 4q + 2 के रूप का नहीं हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये सभी 2 से विभाज्य है, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे और ये ढेरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इसे कम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? ये अपना क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। आप अपना बुक खोल के रखिए, बुक में देखिए उदाहरण नंबर 4, उसमें लिखा है एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी बर्फियों की संख्या समान हो।
बर्फियों की संख्या क्या आ जाए, समान हो जाए, बराबर हो जाए, और बर्फी के प्रत में न्यूनतम स्थान घेरे। ऐसे काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो देखिए, यदि हमें किसी भी वस्तु को बराबर समान बांटना, समान समान बराबर बराबर भागों में, बराबर बराबर हिस्सों में बांटना होगा, तो उसका हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो इसलिए बर्फियों की ढेरियों की संख्या बराबर एचसीएफ ऑफ 130 और 420। तो लिखेंगे हल, बर्फियों की समान ढेरियों की संख्या बराबर समान ढेरियों की संख्या बराबर एचसीएफ निकालना पड़ेगा हमें, एचसीएफ ऑफ 420 130। अब इसे हम इक्वलेट विभाजन एल्गोरिथम से निकाल सकते हैं आराम से। इक्वलेट विभाजन एल्गोरिथम से। इक्वलेट विभाजन एल्गोरिथम में क्या कहता है, 420 बड़ा है किससे, 130 से। इसलिए 420 इक्वल 130। आप 420 130 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए आप। 420 130 वन टाइम जाएगा, एक बार जाएगा 0 9 और ये हो जाएगा 2। तो 2 टाइम देखिए, थ्री टाइम जाएगा 0 3 और ये हो जाएगा आपका 0। 3 टाइम गया इंटू 3 प्लस 30। अब क्योंकि यहाँ जो शेषफल है r है नॉट इक्वल 0, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, 130 इधर आ जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा 30। अब 30 के डिवाइड कर दीजिए 130 में, तो 4 टाइम जाएगा, माइनस कर दीजिए 1 आ गया, 0 हो गया, 10 आ गया, इंटू 4 प्लस 10। यहाँ भी क्योंकि r नॉट इक्वल 0 है, इसलिए फिर से हो जाएगा 30 यहाँ आ जाएगा, 30 यहाँ हो जाएगा और इक्वल 10 यहाँ हो जाएगा इंटू 30। 3 बार जाएगा प्लस 0, क्योंकि r इक्वल 0 है, इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त होती है चूँकि अंतिम भाजक अंतिम भाजक 10 है, इसलिए
इसलिए HCF ऑफ 420 130 इक्वल 10 आता है। बर्फियों के समान डेरियों की संख्या बराबर 10 है। प्रत्येक ढेरियों में 10 बर्फियाँ रखी जा सकती है। अतः प्रत्येक ढेरियों में 10 बर्फियाँ रखी जा सकती है। यही आपका आंसर हो गया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इसी तरह आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। धन्यवाद। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।